तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज है और इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मेजर करना है तो करंट मार्केट प्राइस से बुक वैल्यू को डिवाइड कर दो। ठीक है, प्राइस मींस करंट मार्केट और बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, नेट वर्थ को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। ठीक है, बुक वैल्यू इज द अकाउंटिंग वैल्यू पर शेयर। ठीक है, इन द बुक नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए पर शेयर। ठीक है, इसकी भी लिमिटेशंस क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर होती है, नॉट रियलाइजेबल या लिक्विड वैल्यू। ठीक है, देखो बुक वैल्यू का मोस्टली कहाँ पे यूज होता है ये भी समझना पड़ेगा। ये तो एक फॉर्मूला दिया है कि इक्विटी कैपिटल रिजर्व सरप्लस कितना है, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग करंट मार्केट प्राइस। तो यहाँ से आप नेटवर्थ निकाल लिए 10 lakhs, और बुक प्राइस टू बुक वैल्यू निकालना है तो करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू। ठीक है, तो 10 आया, तो ये 2x हुआ। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो बुक वैल्यू है अगर लेस देन 1 है, ठीक है, इसका मतलब है कंपनी ट्रेडिंग बिलो इट्स बुक वैल्यू। 1 से कम है तो अपने बुक वैल्यू से कम में ट्रेड कर रही है। ठीक है, अंडर वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, और 1 से ज्यादा है तो ओवर वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसका, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्राइस टू बुक वैल्यू यूज कहाँ होता है, इज अ यूजफुल मेजर टू वैल्यू स्टॉक वेयर द अर्निंग आर निगेटिव। ठीक है, और जहां पे वाइडली अपन एंड द मोर वाइडली यूज पी रेशो इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, एंड इट इनेबल कंपैरिजन अक्रॉस कंपनी इन इंडस्ट्री वेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर कंसिस्टेंट, जहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट है। ठीक है, स्पेशली बुक वैल्यू बैंकिंग सेक्टर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है वो प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है ना, यानी कि बैंकिंग में जो असेट्स होते हैं, ठीक है, वैल्यू जो मेजर की जाती है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है बैंकिंग के लिए, लेकिन सर्विस सेक्टर के लिए उसके लिमिटेड यूज है। या ओके, नो इशू सर। चैप्टर 3 में अपन ने कल थोड़ा सा ही स्टडी किया था, यानी जस्ट स्टार्ट किए थे। चैप्टर 3 को थोड़ा स्लोली पढ़ना है अपने को। अगर आपको कोई भी डाउट्स लगेगा मेहुल सर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अपन तो हैं ही साथ में, तो अच्छी तैयारी होगी अपनी सबकी मिलके। तो देखिए बुक वैल्यू से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने आपको बताया कि ये जैसे मैंने बताया कि 1 से कम है तो क्या होगा, 1 से ज्यादा है तो क्या होगा, कहाँ पे बुक वैल्यू यूज किया जाता है, मोस्टली तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज में। ठीक है, नेक्स्ट है था डीवीआर। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ठीक है, कंपनी डीवीआर क्या होता है, नॉर्मल शेयर्स की तरह होता है। ठीक है, इसमें केवल वोटिंग राइट पर शेयर नहीं होते, जस्ट लाइक कॉमन शेयर्स। ठीक है, तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको इशूअर यूज करते हैं राइज कैपिटल विदाउट डाइल्यूटिंग वोटिंग राइट। वोटिंग राइट को डाइल्यूट नहीं करना है। ठीक है, तो वोटिंग राइट इसमें नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर जो चाहता है कि डिविडेंड मिले, कैपिटल एप्रिसिएशन मिले, उनको वोटिंग राइट से कोई मतलब नहीं है, वो डीवीआर में यूज करते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ वोटिंग राइट और डीवीआर डिफरेंट होता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। डीवीआर जो होता है वो ट्रेड होता है सेपरेट इंस्ट्रूमेंट, जैसे टाटा मोटर्स का अभी है, पेंटालून का तो शायद अब पेंटालून तो है ही नहीं अब। ठीक है, तो ये जो है डीवीआर, ठीक है, डीवीआर नाम से, टाटा मोटर्स डीवीआर ऐसे नाम से ही ट्रेड होता है। ठीक है, अवेलेबल होता है, थोड़ा डिस्काउंट में अवेलेबल रहता है, डिस्काउंट टू कॉमन शेयर्स। लेकिन डीवीआर इशू करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने प्रीवियस 3 इयर्स में एटलीस्ट 10% डिविडेंड दिया है। ठीक है, और आप 25% से ज्यादा टोटल पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल
ठीक है। वो ये दो कंडीशंस है कि पहला 10% आपने डिविडेंड दिया है लास्ट 3 इयर्स में, और आपका जो शेयर्स हैं जो डिविडेंड हुआ वो 25% पोस्ट इशूड पेड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहां से क्वेश्चंस आता है और हमेशा आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजी इन डेप्थ मार्केट। बहुत इजी है, लेकिन अपने को क्या है, थोड़ा सा फोकस रहना है। क्या है, इजी तो सब चीजें हैं, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना, कई बार वो कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे डेप्थ की बात की जाए, डेप्थ मार्केट क्या होता है कि आप पहले ही समझिएगा कि उसकी भी एक फेस वैल्यू होती है। जैसे अपन बॉन्ड इशू होता है ना मार्केट में, तो उसकी भी एक फेस वैल्यू होती है, उसका कूपन रेट होता है। तो कई बार इसमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे। इक्विटी से तो आप बहुत फ्रेंडली हो गए, लेकिन डेप्थ में क्या होता है कि अपन ने ज्यादा सुना नहीं है, या तो ट्रेड भी नहीं किया है, ठीक है, या इन्वेस्ट भी नहीं किया है। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने बैंक में एफडी रखी होगी, ठीक है। और मे बी कुछ लोगों, कुछ आप में से कुछ होंगे जिन्होंने इन्वेस्ट भी किया होगा। ठीक है। तो डेप्ट क्या होता है, डेप्ट कैपिटल रिफर टू द कैपिटल प्रोवाइडेड बाय लेंडर्स, जो जिनको कंपनसेशन रेगुलरली चाहिए, प्री स्पेसिफिक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स हमने उनको पैसे दिए, उनके बदले अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, और जब वो मैच्योर हो जाएगा तो अपने को प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाएगा। ठीक है। ये डेप्ट की सबसे बड़ी होती है खासियत। तो डेप्ट सिक्योरिटी होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है इशूअर्स और लेंडर्स के बीच में। ठीक है। विच अलाउ द इशूअर टू बोरो सम ऑफ मनी एट प्री डिटरमाइंड टर्म। ठीक है। दिस टर्म आर रिफर टू एज अ फीचर ऑफ डेप्ट सिक्योरिटी इंक्लूड द प्रिंसिपल, कूपन एंड मैच्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। तो सभी में क्या रहता है, जितनी भी सिक्योरिटीज होती है उसमें एक कूपन पेमेंट मिलता है, राइट टू कूपन पेमेंट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। ठीक है। कुछ जो डेब्ट होते हैं वो सिक्योर होते हैं। ठीक है। अपन ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि सिक्योर डेब्ट क्या होता है, कि कोलेटरल अपन मांगते हैं कि नहीं भैया कुछ आप डेब्ट ले रहे हो, ठीक है, उधार, तो इसके बदले कुछ कोलेटरल दे दो अपने को। कुछ अनसिक्योर होते हैं। ठीक है। तो डेब्ट में सबसे बड़ा है फेस वैल्यू। नॉमिनल होता है कैन नॉट कंप्लीटली एक्सप्लेन विदाउट आंसरिंग हाउ मच बोरोइंग। तो कितना हो सकता है फेस वैल्यू, इन द टर्म ऑफ फेस वैल्यू आप लेते हैं कि हाउ मच लोन इज रिप्रेजेंटेड बाय पर्टिकुलर डेट पेपर। तो उसकी नॉमिनल और पर वैल्यू होती है। ठीक है। वो 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, कोई भी डिनोमिनेशन की हो सकती है। ठीक है। तो फेस वैल्यू देखिए, हमेशा एक चीज और याद रखिएगा कि कोई भी आप बॉन्ड खरीदते हैं ना, वो फेस वैल्यू में ही मैच्योर होता है। आपने 100 में लिया है, तो आप हो सकता है 90 में ट्रेड कर रहा हो या 110 में ट्रेड कर रहा हो, लेकिन आपको फेस वैल्यू जो 100 है उतना ही पैसा आपको मिलेगा। ठीक है। फिर कूपन रेट होता है। ठीक है। इंटरेस्ट जो पेड होता है बॉन्ड या डेब्ट सिक्योरिटीज में, उसको बोलते हैं कूपन रेट। उसे एक्सप्रेस करते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ इट फेस वैल्यू। ठीक है। फेस वैल्यू 100 है, कूपन है 8.24, तो आपको 8 रुपए 24 पैसा मिलेगा। फेस वैल्यू 1000 रुपीज है, कूपन है उसका 8.25, तो कितना मिलेगा, 82.4 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा ईच ईयर टिल मैच्योरिटी। ठीक है, पर ईयर। ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेमी एनुअली अगर दे रहा है, तो आपको साल में 2 बार देगा, तो 41.2 रुपीज साल में एवरी 6 मंथ आपको पेड मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है मैच्योरिटी। सभी लोन का एक टेन्योर होता है, जिसको वो बोलते हैं टेनर या मैच्योरिटी या टर्म ऑफ टू मैच्योरिटी। ठीक है। जैसे यहाँ आपके एग्जाम्पल में 2018 लिखा हुआ है। ठीक है। तो 2018 उसकी मैच्योरिटी। ठीक है। अभी मान लो आज चल रहा है 2025, 2030 लिखा होता तो 2030 में वो मैच्योर हो जाएगा। ठीक है। तो मैच्योरिटी ऐसा सुनने में तो ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मैच्योरिटी इज वेरी सिग्निफिकेंट पैरामीटर फॉर बॉन्ड इन्वेस्टर। इट इज द सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू चेंज इन बॉन्ड प्राइस एंड मार्केट रिस्क इन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट इज लिंक टू इट। ठीक है।
मैच्योरिटी जितनी पास आते जाती है, जितनी दूर की होती है, उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड के प्राइस और मार्केट रिस्क उससे लिंक्ड रहता है। ठीक है। बॉन्ड शॉर्ट टर्म के लिए भी इशूड होता है, जिसको टी बिल बोलते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड करती है 91 डेज, 182 और 364। अगर आपको याद करते नहीं बन रहा है तो 91 इंटू टू करो तो 182 होता है, 182 इंटू टू करो 364 होता है। ठीक है। कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वेरी लॉन्ग पीरियड के लिए भी इशूड होती है, 30 साल या उससे भी ज्यादा। ठीक है। कुछ बॉन्ड परपेचुअल इन नेचर होते हैं। ठीक है। उनका जो मेच्योरिटी है वो रिड्यूस मैच्योर। ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। वो रिप्रेजेंट होता है फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है। रिडेम्पशन, रिडीम मीन्स किस दिन आप, हम मेरा और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है एक बॉन्ड का, वो कंप्लीट हो रहा है, वो रिडीम हो रहा है। लेकिन कब ये एग्जिस्ट होता है, जब मैंने आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे रीपे कर दिया और फाइनल कूपन भी रीपे कर दिया, तब वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओवर हो जाता है, उसको रिडेम्पशन बोलते हैं। ठीक है। रिडेम्पशन आप लोगों ने सुना होगा, रिडीम करना है, रिडीम। लेकिन ये मैच्योरिटी में होता है। कॉन्ट्रैक्ट आपका ओवर, मैंने आपसे उधार लिया, आपने और मैंने आपको इंटरेस्ट पेड किया टाइमली। अब मैंने आपको प्रिंसिपल प्लस क्या बोलते हैं उसको, जो फाइनल मुझे आपको ब्याज देना था वो मैंने दे दिया। अब हमारा रोल खत्म, अब गेम ओवर। ठीक है। फिर होता है नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यस, कूपन। हाँ, कूपन भी बोलते हैं, इंटरेस्ट भी बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट। ठीक है। उसमें कंफ्यूज नहीं होने का अपने को, ये जो कूपन यहाँ पे लिखा है, यस। ठीक है। कूपन क्या होता है, इंटरेस्ट जो पेड होता है बॉन्ड या डेब्ट सिक्योरिटीज में, उसको कूपन रेट बोलते हैं। ठीक है। कई बार अपन कूपन सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। फिर होता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न, HPR। आपने होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब है इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड व्हेन इट वाज बॉट और हेल्ड बाय द इन्वेस्टर्स। ठीक है। इन्वेस्टर में परचेज द बॉन्ड फ्रॉम द इशूअर डायरेक्टली व्हेन इट इज इशूड और में परचेज एट एनी लेटर डेट फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इशूअर से खरीद लिए, या तो परचेस कर सकते हो एनी लेटर डेट। ठीक है, फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। इन्वेस्टर बॉन्ड को जब तक होल्ड करता है, या तो मैच्योरिटी तक होल्ड करता है, या तो एग्जिट हो जाता है सेकेंडरी मार्केट में उसे सेल करके। ठीक है। तो रिटर्न जो आपने चाहे वो मैच्योरिटी तक होल्ड किया या उसको सेकेंडरी मार्केट में सेल कर दिया, मान लीजिए आज से 2 साल बाद आपने सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल कर दिया, तो जब तक आपने उसको रखा तो कितना रिटर्न आपने जनरेट किया, वो होता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ठीक है। द पीरियड फॉर विद द बॉन्ड इज हेल्ड, इन्वेस्टर को क्या मिलता है, कूपन पेमेंट। ठीक है। और उस कूपन को हो सकता है कि इन्वेस्टर री इन्वेस्ट करे। ठीक है। Investor will make a gain or loss at a time of selling the bond, depending upon whether the sale price is high or low. ठीक है। आप उसे चाहे प्रॉफिट में भी सेल कर सकते हैं, हो सकता है लॉस में भी सेल करें, डिपेंड करता है कि उसका प्राइस उस समय क्या चल रहा है। अब देखो, होल्डिंग पीरियड रिटर्न बहुत इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। पहले देखिएगा कैसे। इन्वेस्टर परचेस अ बॉन्ड एट 104, अर्न ₹8 एज अ कूपन। ठीक है। आपने 104 रुपए में बॉन्ड खरीदा, 8 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला एज अ कूपन। आपने उसे री इन्वेस्ट कर दिया 7% फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो ₹8 आपको मिला। और फाइनली आपने बॉन्ड को सेल कर दिया 110 में। ठीक है। आफ्टर 1 ईयर देन हिज HPR वुड बी, तो 8 रुपए ऐसे मिला। 8 रुपए को वापस आपने री इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें भी कुछ अमाउंट मिला। 110 में खरीदा, 104 में खरीदा, 110 में सेल किया, तो HPR बना 14%। ठीक है। ये कैलकुलेशन करके देखिएगा। ये सिंगल पीरियड रिटर्न है, एनुअलाइज रिटर्न नहीं है। ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है करेंट यील्ड। देखो, ये क्वेश्चन भी आता है, करेंट यील्ड शायद आप में से किसी ने भी एग्जाम दिया होगा, आपको पता होना चाहिए।
कि करेंट यील्ड से क्वेश्चन आना चाहिए, आता ही है। यानी कि जितने स्टूडेंट्स से मेरी बातें होती हैं, मैक्सिमम का आज भी यही कहना है कि आता है सर क्वेश्चन। ठीक है। और होता क्या है कि अपन एग्जाम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि एक बार आप एग्जाम दे दिए तो जब तक सर्टिफिकेट आपका 3 साल के लिए वैलिड है, उसके उसके उससे पहले आप एग्जाम दे ही नहीं सकते। ठीक है। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कब 3 साल कंप्लीट हो तो मैं फिर से दोबारा एग्जाम दूं। ठीक है। तो करेंट यील्ड इज अ सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन डेट। ठीक है, सिंपल है कि इन विच द कूपन इज डिवाइडेड विद द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड और रिजल्ट इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। ठीक है। तो देखो आपने एक सिंपल करेंट टेल को समझना है कि सपोज आपने 8.2 जीएस 2018 के जो बॉन्ड है वो ट्रेड हो रहा था 104 पे, आपने खरीदा। तो 8.24 डिवाइडेड बाई 104, तो आपको करेंट टेल जो मिलेगी वो है 7.92। ठीक है। फ्यूचर कैश फ्लो को इसको इसमें इग्नोर करता है। ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है। ओके। तो ये क्वेश्चन आता ही आता है करेंट टिल्ड। इसमें आपको देखना है कि आपने कितने में खरीदा, 104 में, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा था, तो इससे करेंट टिल्ड निकल जाता है। और हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में रहता है, तो 7.923 लिखा है तो 7.923 है ये। ठीक है। नेक्स्ट, YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी, कॉम्प्रिहेंसिव है, ज्यादा वाइडली यूज मेजर है कि रिटर्न कैलकुलेशन ऑफ डेम्स देन करेंट यील्ड। ठीक है। ये कंसीडर करता है ऑल फ्यूचर कैश फ्लो कमिंग फ्रॉम द बॉन्ड और इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो टू द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। ठीक है। द रेट विच इक्वेट द प्रेजेंट आउटफ्लो विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर फ्लो। ठीक है। इसे बोलते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। यस। तो YTM क्या है? कैन बी कैलकुलेटेड बाई ट्रायल एंड एरर मेथड, ये भी है इन द इक्वेशन। ठीक है। अगर आप एक्सेल सीट में जाएंगे, ठीक है, एक्सेल सीट इसको कैलकुलेट करना है, सबसे इजी है, एक्सेल सीट में जाओ, XIRR का फंक्शन में ऐड, आप जो भी आपको दिया गया है उसको ऐड कर दो, तुरंत आंसर आ जाता है YTM का। ठीक है। इसको ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। एक एग्जांपल दिया है कि HDFC का जो बॉन्ड है वो 19 जुलाई 2007 को इशू हुआ। ठीक है। उसकी मैच्योरिटी थी 2017, मैच्योर कब हुआ? 19 जुलाई 2017। एनुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मिला, और आपने कब खरीदा? 103 में, ऑन November 1, 2014। ठीक है। YTM टफ है लेकिन बेटर देन करंट यील्ड। ठीक है। ऑल्सो वाइडली यूज और हैज इट ओन शॉर्टकमिंग। ठीक है। इसमें क्या देखा जा रहा है, देखो ये फॉर्मूले आपको याद करने का जरूरत नहीं है, XIRR का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करोगे आ जाएगा। ठीक है। तो इट एज्यूम दैट इन्वेस्टर विल होल्ड द बॉन्ड टिल मैच्योरिटी। ठीक है। जरूरी नहीं है कि वैसा हो, और जो आपने कूपन रिसीव किया वो आप वापस आप री इन्वेस्टमेंट कर देंगे हो। ठीक है। जब तक उसका टेन्योर है। ठीक है। तो एज और ये भी एज्यूम किया जाता है इंटरेस्ट रेट वुड बी रिमेन सेम फॉर द इंटायर टेन्योर। ठीक है। तो YTM से ये क्वेश्चन आता ही आता है, XIRR के फॉर्मूले में इसको पुट करके देखिएगा, ये आंसर आना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड अगर कोई भी अलग टाइप का कोई भी एग्जांपल आता है तो आपसे इजीली वो क्वेश्चन बनता है, बनना ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट होता है ड्यूरेशन। ठीक है। ड्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन मेजर करता है सेंसिटिविटी ऑफ प्राइस ऑफ बॉन्ड टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है। हायर द ड्यूरेशन, जितना ड्यूरेशन हाई होगा ग्रेटर इंक्रीज इन वैल्यू। ठीक है। यस। हेलो। हाँ सर।
सर ये YTM का एक बार और कैलकुलेशन थोड़ा सा समझाएंगे क्या? कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है इसमें, जो ये अजम्पशंस दिए गए हैं ना, इसको आपको याद रखना है। इसमें क्या कह रहा है कि 1 नवंबर 2014 को आपने इन्वेस्ट किया, 103 रुपए में खरीदा। हम्म। नेक्स्ट ईयर आपको 9.7% इंटरेस्ट मिला, ठीक है। उसके नेक्स्ट ईयर आपको 9.7 मिला, ठीक है। तो इसको आपने वापस से री इन्वेस्ट कर दिया है 9.7 को, ठीक है। इसके बेस पे YTM निकाला जाता है, जिसको IRR भी बोलते हैं, ठीक है, एज अ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। YTM, IRR, XIRR, ये सब में कंफ्यूज मत होना। इसमें बस सिंपल से ये कहा गया है कि 103 रुपए आपने, बॉन्ड 100 रुपीज फेस वैल्यू होती है, आपने 103 में खरीदा। अप्रैल कब? 1 नवंबर 2014 को। आपको नेक्स्ट ईयर जुलाई 2015 में इंटरेस्ट मिल गया, आपने उसको फिर री इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगेन आपको मिला 2016 में, आपने फिर री इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। तो जो री इन्वेस्टमेंट वाला चीजें हैं, उस पहली चीज उसको कंसीडर किया गया, ठीक है। और इसमें यह भी एज्यूम किया जाता है कि इन्वेस्टर जो बॉन्ड है उसको मैच्योरिटी तक होल्ड कर रहा है, ठीक है। हो सकता है ऐसा केस ना हो। और इस जो जो कूपन आपको रिसीव हो रहा है, वो आप री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। और कौन से रेट पे कर रहे हो? जो रेट आपका बॉन्ड में लिखा है। जैसे यहाँ 9.7 है, तो जरूरी ऐसा होता नहीं है कि वो 9.7 उस समय रहे, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों को हीट एंड ट्रायल बेसिस पे माना गया है, तो इससे ये निकल जाता है, ठीक है। एनी, ये समझ आया सर? और इसको अगर आपको करना है केवल एक्सेल सीट में, आपको ये XIRR के फॉर्मूले में आपको इसे ऐड करना है, नथिंग है, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यस सर। ओके सर। ये इतना ही दिया है, इसको इतना ही पढ़ने में मजा आया। अगर आप बोलोगे तो इसकी एक सेपरेट क्लास केवल XIRR के नाम से भी हो सकती है। जो हम लोग ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी चीज हो, ये अगर अपन चाहें तो बहुत डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, अगर कभी। जैसे अपन ने चैप्टर 13 को जो कंप्लीट किया, ठीक है। और ये ड्यूरेशन है, ये बॉन्ड्स का, ये इक्विटीज की, इसकी अलग अलग बुक्स हैं, लेकिन अपने को अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो इतना ही जरूरी है। इसके दो तीन ओके। एग्जाम्पल आप बना के देखिएगा, अगर आपको समझ में आएगा, तो अपन एक दो बार और प्रैक्टिकली यहाँ पे देख लेंगे। क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ से 100% आएगा, ठीक है। करेंट एल, YTM, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ये सब आते ही आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ड्यूरेशन। जितना ड्यूरेशन लंबा होगा, उतना ज्यादा हायर ड्यूरेशन एक्सपीरियंस ग्रेटर इंक्रीज इन, या। हेलो। यस सर। सर तो rather than यूजिंग फॉर्मूला ऑल्सो, अभी अगर इसमें क्वेश्चन में अगर दिया है कि ईयर ऑन ईयर इतना परसेंटेज अगर मिल रहा है अपने को, अगर उस हाँ परसेंटेज को भी अगर हम ड्रैग कर लेंगे तो प्रॉपर अपने को कैलकुलेशन तो मिल जाएगा ना नीचे ही सर? हाँ 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 हाँ। एम आई राइट और रॉन्ग सर? देखिए, आप बोल रहे हैं कि उसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, है ना? नहीं 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 नहीं, एक्सेल में ही अगर हाँ, सपोज एक्सेल अभी, शीट में, यस यस। हाँ एक्सेल पहले, शीट में अगर हाँ जैसे हाँ। ऑलरेडी मुझे दिया गया है यहाँ पे कि ईयर ऑन ईयर मुझे 9.7% का रिटर्न मिल रहा है मुझे इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में री इन्वेस्ट वाला भी अगर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, क्योंकि जो 109.7 दिख रहा है वो तो मुझे री इन्वेस्ट होने के फाइनल है, बाद का जो, वो फाइनल है। री इन्वेस्ट होने के बाद जो कैलकुलेशन आया हाँ है हाँ। वो है वन जीरो नहीं नाइन नहीं, पॉइंट वो सेवन इनफ्लो है, ये फ्यूचर कैश फ्लो जो जनरेट आ ओके रहा है ना ओके वापस, वो है। और ओके, ये गॉट इट सर। 109.7 जो है, वो क्या है कि अपने को मैच्योर होने के बाद जो अमाउंट मिल रहा है, तो कभी भी जब क्या होता है, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको प्रिंसिपल प्लस जो फाइनल इंटरेस्ट होता है वो एक साथ मिलता है। इसको आप बनाना जरूर, एक्सेल में बन भी जाता है, लेकिन इसको ओपन ऑफिस में भी बना के देख लेना। कई बार क्या होता है, एक्सेल में तो बन जाता है लेकिन ओपन ऑफिस में बनता नहीं है। और कई कई सेंटर जो है, वहां पे ओपन ऑफिस दिया रहता है, ठीक है। ओपन ऑफिस में इसको एक बार करके देखिएगा।
और प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगर एक्सेल में आप बना लोगे ना तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। यस सर। सर ये कैलसी में भी बन सकता है क्या? हाँ, ये छोटा सा तो इससे लंबा कैलकुलेशन आता नहीं है, कैलसी में भी बन जाता है। ठीक है। ओके ओके। हाँ हाँ, इसको बस क्या ये करना है, जैसे आपने 103 किया, हम्म, 9.7 वापस आपने री इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो 9.7 का फिर नेक्स्ट ईयर आप करोगे तो 9.7 का 9.7 रुपीज मिला ना, तो उसका पॉइंट उसका 9.7%। ठीक है। तो ये वापस वो री इन्वेस्टमेंट जो होता है, तो बेस्ट तो ऐसा है कि आप एक्सेल सीट से करो। ठीक है। लेकिन कैलकुलेटर से भी हो जाता है, अपन ये भी करके देख लेंगे जब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। मैं बोलता हूं कि जब अपने को एक्सेल सीट मिला है, इवन अगर आपके पास फिनेंशियल कैलकुलेटर है, तो वहां से भी ये सॉल्व हो जाता है। फिनेंशियल एक कैलकुलेटर आता है, शायद 5000 का आता है वो सीएफए के लिए स्टूडेंट यूज करते हैं। उसमें भी ना, अगर इसको पुट करोगे तो वहां भी आंसर आ जाता है। और फिनेंस का जो कैलकुलेटर है, वो भी अलाउ रहता है इन सब एग्जाम्स में। ठीक है। जैसे अगर आप आगे आने वाले टाइम में एक बड़ा करियर बनाना चाह रहे हैं मार्केट में, यानी कि फिनेंस में, और आने वाले टाइम में और बड़े एग्जाम्स देना चाहते हो, तो जो वो कैलकुलेटर का मैं नाम ले रहा हूँ, उसका नाम एग्जैक्टली मैं भूल गया। ठीक है। वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। वो शायद अप्रोक्सीमेटली 5000 का आता है, लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट है आपके आपके आने वाले जो टाइम है उसके लिए। या ये मिस कैसे होगा भाई, यानी कि आपको लाइफ टाइम वो काम आने वाला है, मेरा ये बोलने का मतलब है। मेरे पास है सर वो कैलकुलेटर। हाँ, उसमें एक बार ट्राई करिएगा। हाँ हाँ, उसमें आप एक बार ट्राई करिएगा, अगर उसमें बन जाता है तो बेस्ट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपन एक्सेल में ट्राई करते हैं और वहाँ पे ओपन ऑफिस मिल जाता है अपने को। तो मेरा बोलना है कि ओपन ऑफिस भी आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि एक्सेल को चलाना इजी है, ठीक है। कई बार ओपन ऑफिस को स्टूडेंट बताते हैं कि सर वो अपन से हैंडल नहीं हुआ, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो वो भी देख लीजिएगा। बाकी उतना एक्सेल यूज नहीं होगा, ये इस कैलकुलेशन के लिए होगा। बाकी एचपीआर और ये सब में तो आप कैलकुलेटर ही यूज करोगे, सिंपल कैलकुलेटर में भी बन जाता है। ठीक है। तो देखो, ड्यूरेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना लंबा ड्यूरेशन होगा, उतना ज्यादा ग्रेटर एक्सपीरियंस इंक्रीज इन वैल्यू व्हेन इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन, ग्रेटर लॉसेस इन वैल्यू व्हेन रेट इंक्रीज। ठीक है। क्या हो रहा है, हायर ड्यूरेशन एक्सपीरियंस ग्रेटर इंक्रीज इन वैल्यू। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होगा। आज इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होगा तो क्या होना चाहिए, 20 साल के बॉन्ड में आने वाले 20, बताइए कोई। क्योंकि अगर आप लोग मार्केट से टच में हैं तो बताइए, अगर आज इंटरेस्ट रेट डाउन होता है तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन के बॉन्ड है, हायर ड्यूरेशन के, वो इंक्रीज होंगे। ठीक है। और अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है लॉन्गर टर्म के जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें होता है। ठीक है। ग्रेटर लॉस इन वैल्यू ऑफ बॉन्ड व्हेन रेट इंक्रीज, तो ये वाइस वर्सा है। ठीक है। अगर मैं बॉन्ड के रेट को इंक्रीज करता हूं, यानी कि आज रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करता हूं, तो लॉन्गर टेन्योर के जो बॉन्ड्स है उन वो डिक्रीज होंगे, है ना, उनके प्राइस गिरते हैं। और अगर आज मैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता हूं, तो जो बॉन्ड्स का वैल्यू है, ठीक है, सॉरी, आज मैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता हूं तो बॉन्ड के जो लॉन्गर टाइम के बॉन्ड्स है वो डिक्रीज होंगे। और आज अगर बॉन्ड के रेट डिक्रीज होते हैं तो उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है, जस्ट अपोजिट है। ठीक है। यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है ड्यूरेशन से। ड्यूरेशन क्या होता है, वेटेज एवरेज मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। ठीक है। हायर द टाइम टू मैच्योरिटी, हायर द ड्यूरेशन, देन इंटरेस्ट रेट रिस्क भी हाई होता है। ठीक है। लोअर द कूपन रेट, हायर द ड्यूरेशन, देन हायर द इंटरेस्ट रेट। एक चीज मान लो कि इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। जितना दूर का रहेगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट का रिस्क है। ठीक है। देखो यहां पे एक लाइन में समझाया है, हायर द ड्यूरेशन हायर द सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड प्राइस।
विज़ इंटरेस्ट रेट। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ बॉन्ड्स। यहां से भी क्वेश्चंस कई बार आते हैं, कितने टाइप के। तो पहला होता है जीरो कूपन बॉन्ड, यानी कि जीरो कूपन का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा इसमें, कोई कोई आपको ब्याज नहीं मिलने वाला है, इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो फेस वैल्यू है, जैसे फेस वैल्यू 100 है, तो ये आपको इश्यू हो गए 80 रुपीज, 85 रुपीज में, और रिडीम होता है 100 रुपीज में। तो जो डिफरेंस है दोनों के प्राइस का, वो आपका रिटर्न होता है, ठीक है। जैसे, ठीक है, ये बॉन्ड इशू क्यों किए जाते हैं, आर यूज्ड बाय इशूअर टू मैनेज देयर कैश फ्लो एज देयर इज नो इंटरमिटेंट स्ट्रेंड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। आपको बीच में कोई पीरियडिक पेमेंट नहीं देना है, आपको फाइनल जो पेमेंट देना है वो रिडीम होगा तभी देना है, ठीक है। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ट्रेजरी बिल कौन यूज करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कमर्शियल पेपर इशू करते हैं कॉर्पोरेट, और सीडी कौन करता है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ये शॉर्ट टर्म जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है। इसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जेड भी जीरो कूपन बॉन्ड और वेरी लॉन्ग टेन्योर इशूड एट स्टीपी डिस्काउंट, यानी कि जितना लंबा उसका टेन्योर होगा उसमें और ज्यादा डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहा जाता है, ठीक है। आईडीबीआई बैंक यूज किया था बहुत साल पहले। किसान विकास पत्र है ना, वो भी डीप डिस्काउंट बॉन्ड का एग्जांपल है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, किसान विकास पत्र। देखो ये सब जो लाइंस है ना, इसको मैं नोट्स बना के भी पढ़ा सकता है, या इसके पावर, एक्सेल सीट और क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट, ये सब बना के भी पढ़ाता। लेकिन क्या है कि भाई आपके पास वर्कबुक है, 281 पेजेस के हैं, ठीक है। अब वो वर्कबुक और ये दोनों सेम टू सेम है। आप पेज नंबर 63 यहाँ निकालो, पेज नंबर वहां निकालो, सेम चीजें। तो आपको स्टडी करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी, और कोई बहुत सारी चीजें छूटती नहीं। पावर पॉइंट भी बनाओ तो भी उतनी मेहनत है, ठीक है। तो जीरो कूपन बॉन्ड जो इशूड हुआ था 2009 में, एसआर ग्रुप एक फोन कम्युनिकेशन होता था, टेली कम्युनिकेशन कंपनी थी, जिसका हच करके नाम आता था, हच नाम से आता था। उसने 4280 करोड़ के जीरो कूपन बॉन्ड इशू किए थे, ठीक है। तो इशूअर थे ईटीएचएल, सिक्योरिटी थी जीरो कूपन, और सिक्योर्ड बाय रिसीवेबल, ठीक है। इशूड हुआ था 2009 में, मैच्योरिटी डेट थी जुलाई 2011, और एक सीरीज 2 था दिसंबर 2011, मैच्योरिटी वैल्यू थी 100, ठीक है। इशूड प्राइस कितना था, देखो 100 में मैच्योर हो रहा है, लेकिन इशूड प्राइस यहाँ पे कम थे। तो टोटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जनरेट होके मिल रहा था वो था 9.15, और यहाँ पे 9.25, ठीक है। तो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब है कि आपको फेस वैल्यू से डिस्काउंट में ही मिलेगा। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, ठीक है, जिसका कूपन फिक्स नहीं होता उसको फ्लोटिंग बोलते हैं, ठीक है। नॉट फिक्स, नॉर्मल बॉन्ड्स में फिक्स होता है, बट इज रीसेट पीरियडिकली विथ रेफरेंस टू डिफाइंड बेंचमार्क। ये हमेशा पीरियडिकली रीसेट होता है, ठीक है। ये चाहे इन्फ्लेशन इंडेक्स या इंटरबैंक रेट या कॉल रेट या अदर रिलेवेंट रेट से, ये हमेशा रीसेट होता है, ठीक है। तो रीसेट करने का क्या फायदा है, जो आपको कूपन मिलेगा पीरियडिकली, यानी कि जो आपको पैसे मिलते रहेंगे। हाँ वो भी है, होम लोन वो फ्लोटिंग है, हाँ, ठीक है। वो भी फ्लोटिंग होता है, कई बार फिक्स भी लोग लेते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन, इंटरबैंक, ठीक है। तो ये सब क्या होता है कि आपको रिटर्न क्या होता है, वो एडजस्ट होते जाता है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट मार्केट में बढ़ा, तो आपका जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टेंटली एडजस्ट होता है कूपन रेट। देश बॉन्ड कैरी लोअर इंटरेस्ट रेट रिस्क, या प्राइस इंटरेस्ट रेट रिस्क इसमें कम होता है, क्योंकि ये हमेशा ये मेंटेन होते रहता है, ठीक है, करंट प्राइस से। सच बॉन्ड और स्पेशली यूज इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो, जहां पे लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होते रहता है वहां पे,
और ये कब होता है? टिपिकली एवरी 6 मंथ, 6 मंथ, महीने में एक बार होता है। ऐसा नहीं है अभी हुआ तो तुरंत हो गया। इसमें भी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट होती है कूपन रेट की इन फ्लोटिंग रेट। ठीक है, जो मैक्सिमम है उसको कैप, मिनिमम को फ्लोर बोला जाता है। ये हाउसिंग लोन आपने जस्ट बात की कि वेरिएबल फॉर फ्लोटिंग रेट आर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ लोन। कैप एंड फ्लोर होता है इसमें। ठीक है, डेवलप्ड मार्केट है, उसमें जो कूपन्स होते हैं वो इनवर्सली टू बेंचमार्क होते हैं, उसको बोलते हैं इनवर्स फ्लोटर। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स अपन ने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। Convertible bond or debenture is generally issued as a debt instrument with the option to investor to convert the amount invested in equity or the issuer company later। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड और डेप्ट और इक्विटी दोनों के फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कन्वर्टिबल बॉन्ड लोगे तो आपको डेट पता होता है, कब कन्वर्जन होगा ये भी पता होगा। ठीक है, रेट ऑफ कन्वर्जन ये भी पता होगा कि आपको एक बॉन्ड के बदले में कितने शेयर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, रेशो क्या है उसका, किस प्राइस में आपको शेयर्स अलॉट होंगे, जनरली ये डिस्काउंट में होते हो। ठीक है, और कितने प्रपोर्शन में, यानी कि आपके पास 100 बॉन्ड्स है तो उसमें से कितने बॉन्ड्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। कुछ बॉन्ड्स जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं कन्वर्टेबल, और कुछ होते हैं ऑप्शनली कन्वर्टेबल। ठीक है, जो फुल्ली कन्वर्टेबल होते हैं उनकी इंटायर फेस वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है इक्विटी शेयर या पार्शली कन्वर्टेबल में। पार्शली में क्या होता है, कुछ पोर्शन में वो कन्वर्ट होते हैं इक्विटी में, और बाकी जो बचे हुए रहते हैं वो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और रिडीम होते हैं जब उनकी मैच्योरिटी हो जाती है। ठीक है, जब भी कन्वर्जन होता है डेप्ट इनटू इक्विटी, तो डेप्ट क्या होता है, रिमूव हो जाता है बैलेंस शीट से। ठीक है, और इक्विटी कैपिटल इंक्रीज होती है, जिससे ईपीएस जो स्टॉक का होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। ये चीज पॉइंट याद रखिएगा हमेशा, ये क्वेश्चंस आता है, ये पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। टेक्निकल वर्ड से फ्रेंडली रहो। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है इशूअर्स को कन्वर्टेबल बॉन्ड में? पहले ही तो एक तो कूपन रेट उनका लो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना होता है। और इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट क्यों करता है? क्योंकि वो केवल कूपन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं जब कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, जब वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इशूअर के लिए क्या फायदा है कि जब वो चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर्स में, तो उसमें उनमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड नहीं करना पड़ता। ठीक है, कन्वर्टेबल में दोनों का एडवांटेज होता है, इक्विटी एंड डेप्ट का। इनिशियल स्टेज में आपको कूपन मिलेगा, ठीक है, और नेसेंट स्टेज में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट। ये क्या होता है? प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट इज अ रिलेटिव कॉम्प्लेक्स डेट प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें क्या होता है कि ये न्यू प्रोडक्ट है। पहली चीज ये जानिएगा कि फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का ये एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है जिसमें डेरिवेटिव, कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्ट एंड डेरिवेटिव दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको जो रिटर्न है ना, पोटेंशियल रिटर्न, उसकी गारंटी हो जाती है। लेकिन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट नाम से अगर आपको लग रहा है कि आपका पैसा प्रोटेक्टेड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। इन्वेस्टर पीपीएनआर एक्सपोर्ट टू क्रेडिट रिस्क ऑफ द इशूअर। एनबीएफसी इशूड पीपीएन टाइटल इक्विटी लिंक बॉन्ड्स, कमोडिटी लिंक बॉन्ड। ठीक है, सेकंड होता है, यहां से क्वेश्चन आता है, देखिए, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज। आरबीआई इशूड करता है। इन्फ्लेशन इंडेक्सेड बॉन्ड होता है एक। ठीक है, कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इशूड करती है आरबीआई, जो इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करती है रिटर्न टू द इन्वेस्टर। ठीक है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जिसमें बोथ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों एडजस्ट होता है इन्फ्लेशन से। ठीक है, बॉन्ड्स है फिक्स रियल कूपन रेट होता है। ठीक है, और विच इज अप्लाई टू इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रिंसिपल ऑन ईच इंटरेस्ट पेमेंट डेट। तो जब भी इंटरेस्ट रेट पेमेंट होता है वहां पे जो इन्फ्लेशन रेट के अनुसार वो एडजस्ट होता है। अब समझ में आपको, आप लोगों को आया होगा कि गवर्नमेंट, आपको लगती कि महंगाई ज्यादा है कि कम है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट
जो बताती है उस पे आप लोगों को हो सकता है बिलीव हो कि ना हो, आप समझ में आ रहा होगा कि अगर वो ज्यादा बताएंगे तो उनको ज्यादा पेमेंट भी कहीं जगह करनी पड़ती है, ठीक है। तो द कूपन इनकम एज वेल एज प्रिंसिपल दोनों एडजस्टेड होता है, ठीक है। और जो इन्फ्लेशन इंडेक्सेस बॉन्ड है, इसमें क्या होता है कि WPI का जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो मेजर करके कैलकुलेट किया जाता है, इंडेक्स रिस्क, ठीक है। सेकंड होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स इंस्ट्रूमेंट, जो इशूड होता है RBI फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। इज अ इन्फ्लेशन इंडेक्स नेशनल सेविंग सिक्योरिटीज, ठीक है। 10 ईयर्स का टेन्योर होता है। रेसिडुअल रेसिडेंट इंडिविजुअल माइनस HUF के लिए अवेलेबल है। इसमें फिक्स रेट होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5, एंड इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेटेड ऑन बेस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये कई बार पूछा गया है कि CPI कहाँ यूज होता है और WPI कहाँ पे यूज होता है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ भी नहीं है, सिंपल है कि जो इन्फ्लेशन है उसको, इन्फ्लेशन है उसके उससे आपके उससे आपके रिटर्न को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के अनुसार ये एडजस्ट होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है FCCB, ठीक है। FCCB क्या है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, यानी कि फॉरेन करेंसी में यूज किया बॉन्ड इशूड होगा, ठीक है। ये क्लास चैप्टर 2 में भी पढ़े थे, इसको और डिटेल में समझो। कंपनी इशूड करती है लेकिन बाहर, दूसरे देश में, ठीक है। और कंपनी जो इमर्जिंग मार्केट की है वो चाहती है इशू करे बॉन्ड इन USD या ऐसी जगह जहां पे मैच्योर्ड कंट्री हो, जहां इंटरेस्ट रेट लो, ठीक है। जो भी करेंसी का रिस्क आता है वो इशूअर को बर्डन करना पड़ता है, नहीं इशूअर हो आपको, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि डॉलर जब भी बढ़ता है तो मार्केट क्यों गिरता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ज्यादा पैसा पेड करना पड़ता है, ठीक है। फॉरेन करेंसी रिस्क को हेज किया जाता है यूजिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल बॉन्ड, जो जो अपन ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि एक्सटर्नल बॉन्ड जिसको यूरो बॉन्ड भी कहते हैं। अब क्या है कि मैं कुवैत में US डॉलर के डिनोमिनेशन में बॉन्ड इशू कर रहा हूं, लेकिन मैं हूं इंडियन कंपनी, तो वो एक्सटर्नल बॉन्ड हो गया। लेकिन सेम बॉन्ड मैं कुवैत में इंडियन रुपीज में इशूट कर रहा हूं, तो वो उसको बोलूंगा मैं मसाला बॉन्ड, ठीक है। मसाला बॉन्ड ये हमेशा याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम इशूट किया था किसने, वो जरूरी नहीं है, IFC ने यूज किया था 2014 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है चलो, ये नहीं। लेकिन फॉरेन करेंसी बॉन्ड में जो करेंसी रिस्क होता है वो इशूअर के पास होता है, ठीक है। लेकिन मसाला बॉन्ड में जो करेंसी रिस्क होता है वो इन्वेस्टर के को बॉन्ड करना पड़ता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, परपेचुअल बॉन्ड्स, जिसका कोई मैच्योरिटी नहीं होता है, ठीक है। कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि रिडीम होगा कि नहीं होगा। इन्वेस्टर आर एंटाइटल्ड टू पीरियडिक कूपन, ठीक है। और देश बॉन्ड कैन बी बॉट बैक, या वापस लिए जा सकते हैं बाय द इशूअर, ठीक है। परपेचुअल जो बॉन्ड होते हैं वो काय के लिए यूज होते हैं? 81 टीयर कैपिटल बेसल 3 नाम नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बैंक्स जो है इंडिया में वो इशूट करते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे चाहिए। तो द नॉर्म स्पेसिफिकली वेरियस क्राइटेरिया दैट परपेचुअल बॉन्ड शुड मीट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज अ 81। तो 81 के कैसे होगा? 81 बॉन्ड्स या परपेचुअल बॉन्ड का कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं होता, वो सबऑर्डिनेट है डिपॉजिट लोन फ्रॉम अदर बैंक या ऑल अदर, ठीक है। कूपन तब पेड होगा जब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको कूपन नहीं मिलेगा, ये नॉन क्यूमुलेटिव होता है। और ये कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी में, लेकिन इशूअर के अकॉर्डिंग प्री स्पेसिफाई कॉन्टिजेंट इवेंट में, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक आज आप लोगों को